Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 नवंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नीचे ऑप्शंस में आपको 4 अलग अलग पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए हैं। इन चारों में से कौन से पर्सन थे जिन्होंने अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए एक पूरा मार्च ऑर्गेनाइज किया था तांजोर कोस्ट में। ऑप्शन नंबर ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन नंबर बी सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी के कामराज या फिर ऑप्शन नंबर डी एनी बीसेंट। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। कल आपने देखा होगा दिन भर में मीडिया में एक ही खबर घुमा घुमा के चलाई जा रही थी, वो यह है कि चाइना के अंदर एक रहस्यमयी बीमारी वापस से फैलती हुई नज़र आ रही है। अब दोस्तों दुनिया भर में जो इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ हैं हेल्थ को लेकर, वो काफ़ी चिंतित हो चुकी हैं कि ये जो बीमारी चाइना में फैली है क्या ये कोविड जैसी तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों बहुत कोशिश की चाइना से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की, लेकिन चाइना अभी खुलकर इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यानी सिचुएशन कुछ वैसी ही हो रही है जैसे यहाँ पर कोविड-19 के समय पर हुई थी, साल 2020 के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को ये मिला कि चाइना के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं उनको एडमिट किया जा रहा है, क्योंकि बीमारी सबसे ज़्यादा अभी के लिए बच्चों में दिखाई पड़ रही है। चाइना का जो मैप है उसमें जो नदन वाला पोर्शन है, यानी कि चाइना के अंदर बीजिंग है, बीजिंग के आसपास के जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स फैलती हुई नज़र आ रही है। हालात इतने ख़राब हैं कि WHO ने रिपोर्ट मांगी है, बट अभी रिपोर्ट में खुलकर जो चाइना है वो सारी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है। इसलिए WHO और दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पर चिंतित भी हैं। तो दोस्तों उसी को लेकर यहाँ पे एक प्रॉपर आर्टिकल पब्लिश हुआ है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। फ्रंट पेज पर आपको ये जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये जो बीमारी है, कुछ नाम वगैरह दिया है इसका, तो नाम तो अभी कुछ नहीं है, बस खाली इसको मिस्टीरियस निमोनिया बोला जा रहा है। निमोनिया जो इससे नॉर्मल होता है, बच्चों को होता रहता है, आपको पता होगा, बट ये मिस्टीरियस निमोनिया है। इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके पीछे का क्या मेन रीज़न है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्चेज भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दुनिया भर के लिए यहाँ पर ये चिंता बन सकती है, क्योंकि हम लोग एक बार बहुत बड़ा झटका झेल चुके हैं, इवन पूरी दुनिया झेल चुकी है कोविड-19 पैंडेमिक। 2020, 2021, इवन 2022 का भी यहाँ पर पूरा साल काफ़ी सारी न्यूज़ जो है कोविड-19 को लेकर कवरेज होती रही। तो WHO पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और WHO ने अपनी कुछ गाइडेंस भी जारी की हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस पूरे सिनारियो में। तो वो गाइडेंस भी शेयर करूंगा, प्लीज़ यहाँ पे उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। फिलहाल ये जो आउटब्रेक हुआ है इस मिस्टीरियस निमोनिया का, ये चाइना में नदन पोर्शन पूरा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में केसेस निकल कर आए, जिस वजह से ये खबर इतनी तेज़ी से दुनिया भर में फैल रही है। केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको इतनी ही तेज़ी से कवर कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये निमोनिया है ना, इसके पीछे कौन सा पैथोजन होगा, किस वायरस, कौन बैक्टीरिया, इसके अलावा मतलब ये जो जानकारी हमारे पास में ये नहीं है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी थी, बट वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है आपको ही पता होगा, अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया में क्या लक्षण आते हैं भाई, उसको बुखार हो जाएगा, तो उसके बाद में कफ हो जाएगा और सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। अच्छा ये बताओ, कोविड के समय पर भी तो यही हो रहा था, एक इंसान को बुखार आ रहा था, कफ हो रहा था, प्लस सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। तो कोविड की तरह ही सिम्टम्स यहाँ पे इसके बताए जा रहे हैं। निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, जो आपके फेफड़े हैं
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यहाँ पर आपके बॉडी का। कभी यहाँ पर हो सकता है कि वो एक फेफड़े को अफेक्ट करे, कभी दोनों फेफड़ों को यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, दोनों लंग्स को यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो निमोनिया है क्या कर रहा है, हमारे लंग्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो मिस्टीरियस निमोनिया है, ये इसने कहीं ना कहीं तेज़ी से स्कूल्स के अंदर में एक बहुत हाहाकार मचा दिया, जिससे काफ़ी सारे बच्चे आज के समय पर बीमार पड़े हुए हैं और इस वजह से चाइना के अंदर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्लस कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। प्रिकॉशंस के अंदर में जैसे कि मास्क पहनना है, एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, साथ ही साथ में सैनिटाइज़र वगैरह का यहाँ पर यूज़ करना है, ताकि इसके पीछे कोई भी रीज़न हो निमोनिया, क्योंकि अभी इसके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता है, कुछ भी हो तो इससे हम यहाँ पे बच सकेंगे। यानी वही जैसे प्रिकॉशंस कोविड-19 में थे, वही प्रिकॉशंस हमको अपनाने के लिए कहे गए हैं। इवन हमको भी यहाँ पर, यानी कि जो हमारी बॉडीज़ हैं WHO वगैरह, इन्होंने भी यहाँ पर बोला है दुनिया भर को कि आप इस तरीके के प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए चलो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम पहले से ही, क्योंकि हम एक बार समझ चुके हैं एग्जैक्टली क्या था कोविड, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हो सके लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, इसके बारे में जागरूकता फैलाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसको लेकर प्रिकॉशंस यहाँ पर लेना स्टार्ट करें, क्योंकि कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और दुनिया भर के लिए एक ग्लोबल थ्रेट हो सकता है, ग्लोबल हेल्थ थ्रेट हो सकता है, जैसे कोविड के समय पर हमको देखने को मिला। और यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देख पा रहे होंगे क्लियरली कि WHO ने, पता है, बहुत ही बार रिक्वेस्ट की है चाइना से, प्लीज़ आप खुलकर बात करें इसके बारे में, प्लीज़ आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बताएं एग्जैक्टली चाइना में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाइना से बाहर निकलती है नहीं, है ना, ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है। कोविड में भी एग्जैक्टली यही सिनेरियो हुआ था। कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई भी है तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा तो चलता रहता है, ठंडियों में चाइना में स्पेशली आता है इस प्रकार का फ्लू वगैरह। बट मैं आपको बता दूं, यही एक्सक्यूज़ यहाँ पे, और या फिर कह सकते हो यही स्टेटमेंट्स कोविड के समय पर भी आए थे कि भाई यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, चाइना, ये तो कोविड है, आराम से यहाँ पर निपटा लेंगे, बात ख़त्म। लेकिन देखते देखते यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई जो कि अनकंट्रोलेबल थी। तो वही यहाँ पर सोच समझ के कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे WHO देने की कोशिश कर रहा है सभी लोगों को। आई होप दोस्तों आप यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझ चुके हो। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात की जा रही है, आप देखते होंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे देश में, है ना, आपस में बढ़ती रहती हैं भाई, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार मेरी सरकार बैठे। लेकिन पहली बार ऐसा क्या देखने को मिल रहा है हमें, कर्नाटका के अंदर में, जहाँ पे इलेक्शंस रिसेंटली हो ही चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो कर्नाटका में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि कांग्रेस और BJP, दोनों आज साथ में मिलकर ये जो कंबाला इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। साथ में मिलकर इन्होंने हाथ मिलाया, कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पर ये जो इवेंट है इसको शेड्यूल किया गया है। ये इवेंट कब सेलिब्रेट किया जाने वाला है, कल और परसों 25 और 26 नवंबर को ये पूरा इवेंट यहाँ पे रखा जाएगा। कंबाला बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखना है। इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं कि इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर केसेस को देखा है ना, जैसे जलीकट्टू का नाम आपने सुना होगा। तो जलीकट्टू वैसे अलग है, लेकिन आप इसको जोड़कर समझ सकते हो, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला भी इवेंट आपको देखने को मिलता है कंबाला। क्या होता है कंबाला में, एग्जैक्ट डेटा आपने पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो, क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड डेटा। अगर कोई क्वेश्चन बना एग्जामिनेशन में तो इस वाले पर्टिकुलर डेटा से बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कंबाला एक ट्रेडिशनल बफलो रेस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 भैंसें हैं जिनको यहाँ पर दौड़ाया जा रहा है, स्पेशली खेत के अंदर यहाँ पर दौड़ाया जाता है, जहाँ पे कीचड़ है ना, पानी, मिट्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये जो इवेंट है ये कहाँ पे होता है, ये सबसे ज़्यादा है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के जो आसपास के स्पेशली कोस्टल एरियाज़ है, उडुपी, दक्षिणा कन्नाडा, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नवंबर से मार्च तक यहाँ पर इस प्रकार के इवेंट्स को रखा जाता है। और पहले स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करेंगे पुराने ज़माने में, तो इस प्रकार के जो इवेंट है इनको स्पॉन्सर किया जाता था लोकल पीपल, लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर इसको स्पॉन्सर करते थे, ठीक है। और ये तुलुवा कौन थे, तुलुवा यहाँ पर बेसिकली एक एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल पाएगा सदर्न इंडिया के अंदर में। ये अपनी वही नेटिव स्पीकर हैं, तुलु लैंग्वेज, यानी कि जो तुलु भाषा है वो यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रेस हो रही है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कंबाला में, ये जो रेस के दौरान क्या होता है, जो रेसर्स है, यानी कि यहाँ पर आप देख पाओगे पीछे एक व्यक्ति है जो कि 2 भैंसों को दौड़ा रहा है, ठीक है। अब इन भैंसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, टाइट करके, यहाँ पे इसके हाथ में स्टिक वगैरह देखने को मिलेगा, तो वो मार पीट के जैसे भी है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इन भैंसों को, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म है, लंबे समय से यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जा रहा है। और कुछ समझा ये जाता है कि ये रेस इसलिए भी परफॉर्म की जाती है ताकि
यहाँ पे आप अपने गॉड को शुक्रिया बोल सकें कि इस चीज़ को लेकर कि हाँ उन्होंने हमारे एनिमल्स को अलग अलग बीमारियों से बचा कर रखा। तो इसलिए भी दोस्तों यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे हमको बताती हैं। बाकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर कुछ चिंताएं मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जो एनिमल्स को लेकर अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने इस स्पोर्ट को लेकर और इससे संबंधित ऐसे ही कई सारे और स्पोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल जलीकट्टू, इन स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा निंदा करी है। और उन सभी लोगों ने यहाँ पर ये बोला कि जो ये स्पोर्ट है ये कहीं ना कहीं क्रुएल्टी दिखाता है एनिमल्स के ऊपर में, यानी जानवरों के ऊपर में निर्दयता दिखाई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है इस रेस के दौरान। और वो जानवर इसलिए भी दौड़ रहा है क्योंकि उसे डर है कि मैं नहीं दौड़ूंगा तो यहाँ पर पीटा जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो सामने निकाल कर बताते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ये क्रुएल्टी भरे हैं इवेंट्स हैं। और इन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला ये जाता है कि हमारे पास में क्रुएल्टी को लेकर एक पर्टिकुलर लॉ है, कानून है, जिसके नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। 1960 का दोस्तों ये प्रॉपर कानून है जो कि जानवरों के ऊपर निर्दयता को रोकने का काम करता है। तो जो एनिमल एक्टिविस्ट है उनका कहना यह है कि ये जो ट्रेडिशनल ये स्पोर्ट्स वगैरह ये जो इवेंट्स प्ले करे जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस वाले कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बिना वजह बिना फालतू का जानवरों को दर्द दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, बिना फालतू में उनके ऊपर निर्दयता दिखा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर ये एनिमल एक्टिविस्ट निकल कर आकर बोलते हैं। और इस वजह से यहाँ पर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में भी गया था दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था इस प्रकार के इवेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को, बुलक कार्ट रेसेस हो गए, कंबाला हो गया, इन तीनों ही इवेंट्स को बैन कर दिया अपने जजमेंट में 7 मई 2014 के जजमेंट के अंदर में, ठीक है। तो उस जजमेंट के अंदर में यहाँ पर ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि बिल्कुल ये जो कहीं ना कहीं ये जो इवेंट हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं क्रुएल्टी दिखाई जा रही है एनिमल्स के ऊपर में, और ये बिना वजह का जो पेन है, बिना वजह की जो सफरिंग्स एनिमल्स को फेस करनी पड़ रही है, इस वजह से हम इसको बैन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कर्नाटका जो है वहाँ पे ये ट्रेडिशन है, लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ में था। उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर ही कानून के अंदर कुछ बदलाव कर लिए। जो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट था ना, इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया। और फिर जब संशोधन कर दिया तो नाम बदल गया हुआ एक्ट का, तो क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कर्नाटका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017, ठीक है। तो इन्होंने चेंजेस करके यहाँ पर ये बोला कि देखो हमें यहाँ पर ये इवेंट करने दो, और ये जो कंबाला इवेंट है अब इसको लेकर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एनिमल्स के ऊपर में कोई भी क्रुएल्टी ना दिखाई जाए। जितने भी बुल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके ऊपर कोई भी निर्दयता नहीं दिखाई जाएगी। ये सारे स्टेप्स हम यहाँ पर अपने ध्यान में लेकर इस इवेंट को प्ले करेंगे। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस ने इस प्रकार का जो कंबाला इवेंट है उसको अप्रूव कर दिया कि भैया बिना क्रुएल्टी के हमें यहाँ पर ये जो इवेंट है उसको प्ले करने दो। समझ गए। तो ये इवेंट लंबे समय से न्यूज़ में रहा है। मैं आपको बता दूं बहुत हज़ारों लोग यहाँ पर इस इवेंट को देखने आते हैं। 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर कुछ बैठे होते हैं, कुछ खड़े होते हैं, जो कि इस इवेंट को देख रहे होते हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। समझ गए। तो ये आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका बैकग्राउंड डेटा, वहाँ से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात की जा रही है, LNT जो फाइनेंस है। तो LLT फाइनेंस क्या है, ये बेसिकली एक NBFC है, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ADB के साथ में, ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो LNT ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया $125 मिलियन का। और ये अग्रीमेंट इसलिए है ताकि ये जो पैसा है ये रूरल बोरोवर्स को सपोर्ट करने के लिए खर्चा जाए। जितने भी गांव के अंदर, शहर के अंदर, स्पेशली यहाँ पर शहरों की बात की जा रही है, शहर के अंदर यहाँ पर जो गरीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी उधार वगैरह ले रखा है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन जिनको उधार चाहिए भी तो उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको लेकर ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो जो ये जो कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्होंने एग्रीमेंट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में $125 मिलियन का टू सपोर्ट फाइनेंसिंग फॉर वेमेन बोरोवर्स। जितने भी वेमेन बोरोवर हैं रूरल एरियाज़ में, पेरी अर्बन एरियाज़ के अंदर में, स्पेशली यहाँ पे अगर हम लोग गाँव की बात करेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे जो शहर वाले रीजन है उनकी बात करेंगे, ठीक है, तो उनकी हेल्प करने के लिए इस पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है किया गया। इसमें से यहाँ पर बहुत सारा जो अमाउंट है ये अलोकेट किया गया है वेमेन बोरोवर्स के लिए, जो भी महिलाएं जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। और बाकी कुछ जो बचेगा पैसा उससे फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको सपोर्ट किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जब ये सारा काम हम करेंगे तो इससे ओवरऑल हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, इससे हमारी जो इकॉनमी ग्रो है वो करेगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों, वो फाइनेंशियल गैप भरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा।
तो जितने भी बोरोवर हैं स्पेशली यहाँ पे हमारे गांव के अंदर में, उनको सपोर्ट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया। लेकिन क्या आपसे एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा पूछा जाएगा भाई किसने किसके साथ ये एग्रीमेंट किया, किस लिए किया? ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। तो क्या बनेगा? अब इस पूरे आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी न्यूज़ में है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। इसको लेकर सवाल बनेगा अगर बना तो। ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ना होता है न्यूज़पेपर। मैं आपको बता दूं UPSC एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, और वो किस तरीके से उसने सवाल पूछा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो समझते हैं फिलहाल, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये क्या है? एक प्रकार का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन UPSC ने सीधा सीधा सिलेबस में लिख के दिया है कि भाई जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अब उसकी मर्जी, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जितने भी न्यूज़ में आ रहे हैं इवन वो तो हमने कवर करने ही पड़ेंगे ना, समझ गए? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको 1966 में बनाया गया। इसके अंदर टोटल 68 मेंबर्स हैं। क्या भारत इसका मेंबर है? बिल्कुल, भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है जबकि। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस पूरे 68 मेंबर्स में से जो 49 मेंबर्स हैं वो एशिया और पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं। एशिया और पैसिफिक वाला रीजन समझ रहे हो ना? तो उस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर 49 मेंबर्स आते हैं, और बचे कितने? 19। तो ये 19 मेंबर्स एशिया पैसिफिक से बाहर वाले रीजन से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एशिया से बाहर के मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मतलब ये नहीं है कि केवल एशिया के मेंबर्स होंगे, नहीं, इसमें यहाँ पर एशिया से बाहर के मेंबर्स भी हैं। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। दोस्तों, ये जो बैंक है इसको इसलिए लाया गया था ताकि ये हमारे एशिया और पैसिफिक वाले रीजन के अंदर में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो, इस प्रकार का एग्रीमेंट करके पैसा दे रहा है बॉडीज़ को ताकि लोगों को सपोर्ट किया जा सके, इकॉनमी को डेवलप किया जा सके। और मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर 2019 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक के 5 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। यानी भले इसके मेंबर 68 हों, लेकिन इनमें से 5 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 जापान और US। जापान US के पास में अपने 15.6 और 15.6 के आसपास टोटल शेयर्स हैं। उसके बाद में रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसके पास में 6.4 हैं, भारत के पास में भी हैं 6.3। तो इन 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में से इंडिया भी आता है। बाकी फिर लास्ट ऑस्ट्रेलिया जिसके पास में 5.8 के आसपास शेयर होल्डिंग है। ठीक है, बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर, मनीला के अंदर, मतलब फिलीपींस में ही मनीला नाम की एक जगह है, एग्जैक्टली वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक डिटेल्स ADB को लेकर। अब देखो UPSC ने कितने इंटरेस्टिंगली 2019 में सवाल पूछा, मतलब इतने छोटे से कंटेंट से एक प्रॉपर क्वेश्चन तैयार कर दिया, और ऐसा क्वेश्चन जिससे भी लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसलिए बेसिक्स जानना ज़रूरी है ताकि हमको एक क्लैरिटी मिले, हम एग्जाम में बैठे तो कॉन्फिडेंटली हम एक सही उत्तर लगा सकें। क्वेश्चन देखो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के रेफरेंस में आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोलता है कि इस बैंक के पास में 80 से ज़्यादा मेंबर नेशंस हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, गलत है। 68 मेंबर्स हैं, ना कि 80 से ज़्यादा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अच्छा सॉरी दोस्तों, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने सोचा ADB वाला लगा दिया। ADB वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास में, लेकिन वो दूसरा है। मैं उसकी जगह गलती से AIIB वाला क्वेश्चन लगा दिया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हो सिमिलैरिटीज़ हैं, ऑब्वियस सी बात है। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, ये आप लाइन देख पा रहे होंगे। तो एक बार क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया। तो अगर हम AIIB को पढ़कर समझें तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, क्या भारत इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? नहीं, इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग नहीं होल्ड करता। तीसरा, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, क्या इसमें एशिया से बाहर के मेंबर्स नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एशिया के बाहर के मेंबर्स भी हैं, जैसे हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो इस वजह से पहला वाला स्टेटमेंट सही है केवल, दूसरा और तीसरा हमारे गलत हैं। देखते हैं आंसर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, यानी A आपका सही उत्तर है। ठीक है, मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जगह AIIB वाला यहाँ पर क्वेश्चन लिया आया। कोई बात नहीं, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ तो है ही ना, समझ गए ना कि हाँ मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। इसको आप ADB से लिंक करके समझ लो। चलें आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने AIIB को लेकर आर्टिकल कवर किया, ADB को लेकर आर्टिकल कवर किया, कम्बाला को लेकर आर्टिकल कवर किया। तो जितनी भी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये कवर की हैं, आपको पता है वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डेटा आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे।
तो आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसकी एक बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी जो है हमारे दिमाग में घूमती रहती है ना। तो वो नोट्स बनाने की परेशानी आपकी सारी की सारी दूर हो जाती है। क्यों? वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों एक पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर कंपाइल करके प्रोवाइड करवाई जाती हैं। डेली आपको ये पीडीएफ मिलता है। इस पीडीएफ का चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, प्लस ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। तो आप किसी भी मीडियम के एस्पिरेंट हो, दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट्स को सीधे सीधे यहाँ से हेल्प हो सकती है। ठीक है, बाकी आपका सारा कंटेंट इसमें सिक्योर है। आप आज भी ज्वाइन करोगे तो आपको पुराना कंटेंट मिलेगा, जून से भी सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से भी हेल्प मिल जाएगी और डेट वाइज सारा कंटेंट होगा। ठीक है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख इस तरीके से सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उससे भी यहाँ पर आप सेपरेशन कर सकते हो, एक और बड़ी हेल्प मिल सकती है। और इन सब चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर गेन करने के लिए, इस ग्रुप को ज्वाइन करने की जो फ़ी पेमेंट रखा गया है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना या मैं इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ पर आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप उस पेमेंट के प्रोसेस को फॉलो करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पेमेंट के प्रोसेस से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी उसी में मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को भी चेक कर सकते हो कि इस ग्रुप में आपको एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो अपने आपको सेटिस्फाई करने के बाद में ये इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों मेक श्योर करना यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का जो डेली बेसिस पे होता है। प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, वहाँ पे जाओगे दीपक यादव एजुकेशन लिखोगे, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे भी ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछ चुका है, क्योंकि मैं आपको पता है आजकल जो चीज़ें उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है द हिंदू में सब कुछ काम का होता है, बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं होती हैं। कभी कभी इधर उधर सोर्सेज पे हमें जाना पड़ता है। लेकिन मैं केवल वही चीज़ें उठा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और हमारे सिलेबस का एक मेन टॉपिक है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी भी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो न्यूज़ में सवाल बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये पीआईबी की न्यूज़ आपको नज़र आएगी। स्पेशली प्रधानमंत्री ऑफिस से ही डायरेक्टली ये आर्टिकल रिलीज़ हुआ है, तो गवर्नमेंट की साइट से डेटा रिलीज़ हुआ है, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक है। प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट भी किया है इस टॉपिक को लेकर और ये बोला है कि इंडिया में अभी तक का जो पेटेंट नंबर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। 2023-24 के अंदर में भारत के अंदर 41,000 से ज़्यादा पेटेंट्स रजिस्टर करे गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ऐसा पहले नहीं हो पाया हमारे साथ। पेटेंट्स इंक्रीज़ होना मतलब भारत में नए नए आविष्कार, इनोवेशंस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, कैसे होगा ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले ये वाला फोटो देखो। तो पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर अगर आप देखोगे, आप ट्विटर वैसे यहाँ पर एक्स के नाम से जाना जाता है वो, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें मेंशन की हैं। ठीक है, पीयूष गोयल साहब ने भी यहाँ पर एक ट्वीट किया है कि अभी तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांट करेगा इंडिया को। सबसे ज़्यादा पेटेंट्स अभी देखने को मिले हैं। इनोवेशन की एक नई शुरुआत, यानी कि अगर आप देखोगे 2013-14 में हमारे पास में केवल 2013-14 में 4,227 के आसपास पेटेंट्स ग्रांट करे गए थे। केवल इतने पेटेंट्स, इतने कम पेटेंट मतलब इनोवेशंस वगैरह बहुत कम हुए। आप देखोगे 2023-24 में दोस्तों यहाँ पर ये पेटेंट की संख्या 41,010 के आसपास हो चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। बस स्क्रीन पर नीचे देखना, सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह आपको यहीं पर मिलने वाली है, सारी डिटेल्स आपको इसी में मिलने वाली है। तो इंडिया का जो पेटेंट का रिकॉर्ड है वो अभी टूट चुका है इस बार। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस, भारत का पूरा ये ऑफिस भी है इंडियन पेटेंट ऑफिस करके, इन्होंने अभी तक का सबसे ज़्यादा नंबर में पेटेंट्स को ग्रांट किया है, पेटेंट्स यहाँ पर लोगों को दिए हैं। ठीक है, लोग अपना सामान लेके जाते हैं उस पर पेटेंट लेने के लिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अभी तक के सबसे ज़्यादा ने 41,010 के आसपास जो पेटेंट्स हैं नवंबर 2023 तक, वो हमारे इंडियन पेटेंट ऑफिस की साइड से ग्रांट करे गए, दिए गए, जो कि 2013-14 में केवल 4,000 या 4,200 के आसपास थे। तो तेज़ी से यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीमेंट नज़र आया है। और जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट्स के अंदर इंक्रीमेंट होना, यानी जो हमारे पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स अगर ज़्यादातर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर में इनोवेशन में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिवनेस ये तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। समझ गए? साथ ही साथ में दोस्तों ये हमारी सोसाइटी को, इकॉनमी को भी बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा प्रीलिम्स के लिए बात कर लेते हैं ये आईपीओ, क्योंकि कौन पेटेंट ग्रांट करता है, पेटेंट देने का कौन काम करता है, वो करता है इंडियन पेटेंट ऑफिस यानी आईपीओ। ठीक है, तो आईपीओ का मतलब क्या है,
ये आपको फुल फॉर्म पता चल गया। इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इंडियन पेटेंट ऑफिस को कौन गवर्न करता है? तो वो है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। ये पर्टिकुलर एक बॉडी है जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में आती है। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली मिनिस्ट्री कि भाई आईपीओ नाम की जो बॉडी है कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री का नाम ये देना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये मंत्रालय यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है और यही मंत्रालय क्या करता है, हमारे इंडिया के अंदर में पेटेंट्स, डिज़ाइन और ये सारी चीज़ हो गई, इनको रेगुलेट करने का, इनको एडमिनिस्टर करने का काम करता है। समझ गए? बड़ी देर से हम पेटेंट पेटेंट कर रहे हैं। पेटेंट होते क्या हैं? बहुत ही सरल है दोस्तों। जैसे कॉपीराइट्स होते हैं ना, कॉपीराइट से भले ही अलग होता है पेटेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कॉपीराइट्स होते हैं ना, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये पेटेंट्स भी होते हैं। पेटेंट यहाँ पर एक स्टैच्यूटरी राइट, एक हक होता है इन्वेंटर का, उसको वो हक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो जैसे यहाँ पे आपकी किताबें होती हैं, ठीक है, अलग अलग बुक्स होती हैं या स्टडी मटेरियल होता है, उस पर क्या लिया जाता है? कॉपीराइट लिया जाता है। सपोज़ यहाँ पे आपने एक किताब लिख दी और वो किताब लिखने के बाद में आप क्या करोगे? उस पर कॉपीराइट लोगे। कॉपीराइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? कॉपीराइट नहीं लोगे तो आपकी मेहनत बेकार भी हो सकती है या आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले सकता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड कंपनी से आपने यहाँ पर अपने आइटम को रजिस्टर करवा के उस पर कॉपीराइट लेना होगा। कॉपीराइट लेने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर किताब के अधिकार सारे आपके पास में। कोई व्यक्ति यहाँ पे इसको कॉपी करके कहीं और बेचना चाहे तो वो ये काम नहीं कर सकता। आप उसके खिलाफ एक एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में कॉपीराइट है, आप इसके कॉपीराइट होल्डर हो। समझ गए? आपके सारे राइट्स आपको मिल गए। कोई इसको दोबारा कॉपी नहीं कर सकता है ना, कोई इसको यहाँ पर इसमें चेंजेस करके इस तरीके से नहीं बेच सकता, आपके आइटम से कोई पैसा कमा नहीं सकता। समझ गए? नहीं तो फिर आजकल क्या होता है भाई, आपने कोई भी चीज़ मेहनत करके क्रिएट की है तो उसी को यहाँ पर रिक्रिएट करके लोग जो है अपना अमाउंट जनरेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ये कॉपीराइट ना लेते इसके ऊपर तो क्या होता? आप कॉपीराइट ना लेते तो भाई कोई प्रोटेक्शन आपके आइटम को, आपके इन्वेंशन को मिला नहीं है। जो भी आपने लिखा है कोई, इसको कोई प्रोटेक्शन मिली नहीं मिली। कोई दूसरा व्यक्ति सीधा सीधा ये बोल देगा भाई ये इसने नहीं, मैंने लिखी है, और लिखने के बाद में वो उस पर कॉपीराइट ले लेगा, काम खत्म। अब आप उस पर कॉपीराइट भी नहीं ले सकते क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी ले चुका है पहले, उसने ये दिखा कि हाँ यह चीज़ मैंने किया हुआ है। समझ गए? तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पेटेंट्स भी काम करता है। अब पेटेंट जो है बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी यहाँ पर होता है, मैं आपको बता दूँ तो। ठीक है, जो पेटेंट सिस्टम है भारत के अंदर में, इसको गवर्न कौन करता है? पेटेंट के लिए पर्टिकुलर एक्ट है हमारे पास में जिसका नाम है पेटेंट्स एक्ट 1970, 1970 का ये कानून है। और इस कानून में ढेर सारे बदलाव हुए हैं साल ब साल। जैसे देखोगे कानून तो 1970 का था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2005 में इसके अंदर संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। ठीक है, और ऐसे कई बार 2021 में भी इसमें बदलाव करे गए दोस्तों, कई बार बदलाव करे गए। ठीक है, जैसे दवाइयाँ होती है ना, मेडिसिन वगैरह होती है, आपने सुना होगा मेडिसिन के ऊपर पेटेंट ले ली जाती है। पेटेंट लंबे समय के लिए लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20-20 साल के लिए पेटेंट ले लिया जाता है। दवाइयों के ऊपर स्पेशली पेटेंट 20 साल के लिए लिया जाता है। आपको पता भी होगा, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, बड़ी कंपनी, उन्होंने इन्वेंशन किया, सब कुछ तैयार किया तो पेटेंट ले लिया उन्होंने स्टार्टिंग में। 20 साल तक कोई भी यहाँ पर व्यक्ति उनकी दवाई कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई उस तरीके की दवाई कॉपी करके बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारे राइट्स उनके पास में, उनकी वो मेहनत है। समझ गए? और जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होगा 20 साल बाद, तब कॉपी कर सकते हैं। तब कॉपी करके दो दवाई बनाई जाती है, वो जेनरिक मेडिसिन कहलाती है। याद होगा आपको, दोनों के बीच में डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। तो पेटेंट मैंने आपको मेडिसिन का एग्जाम्पल लेके समझाया है। ठीक है, तो ये पेटेंट जो है, जो हर एक पेटेंट होता है दोस्तों, वो 20 साल के लिए ग्रांट किया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर? आगे आते हैं। सवाल यह है, पेटेंट लेने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपने इन्वेंशन किया है, आपका एक प्रॉपर इन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपने कुछ यहाँ पर स्टेप्स उठाए हैं, नया इनोवेशन किया है जो कि बिल्कुल अलग है, ऐसा होना चाहिए। किसी का दूसरा कॉपी ना किया हो, ऑब्वियस ही बात है। प्लस हमारा जो पेटेंट एक्ट 1970 का, इसमें कुछ सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 और 4, उसके प्रोविजंस को ये अफेक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, यानी आपने इंडिपेंडेंटली कोई नई चीज़ बनाई है जिसकी वाकई में कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर वो जो पेटेंट है वो दिया जा सकता है। इसके अपने आप में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पेटेंट एक्ट के बारे में भी मैंने बात की थी। तो ये जो 1970 का ये पूरा पेटेंट एक्ट है, ये ना अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि इंडिया में सारे पेटेंटिंग जो सिस्टम होता है उसको गवर्न करने का काम करता है। और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एक्ट को यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि पुराने वाले एक्ट को हटाया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर एक प्रॉपर कानून हुआ करता था जिसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911। तो 1911 के कानून को रिप्लेस करके हटाकर 1970 में दोस्तों यहाँ पर इस नए लॉ को, इस नए एक्ट को यहाँ पर लेकर आया गया।
ठीक है। और इस एक्ट को भी कई बार अमेंड किया गया, इसके अंदर कई बार संशोधन करे गए, बदलाव करे गए, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 के माध्यम से। और जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पेटेंट होते हैं, ठीक है, सभी फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया जाने लगा। यानी कि पहले जो पेटेंट दिए जाते थे वो केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर दिए जाते थे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर पेटेंट सभी चीज़ों पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। आज का आप कोई खाने पीने का आइटम है, फूड है, दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके ऊपर पेटेंट्स दोस्तों दिए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये बात भी अच्छे से समझ में आ चुकी है। अभी जो पेटेंट्स होते हैं इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी साइन करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर की बात करेंगे तो भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटेड टू द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका हिस्सा है। कहने का मतलब है भारत जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट का हिस्सा है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और ट्रिप्स एग्रीमेंट का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पता है ना, दुनिया भर के व्यापार को कंट्रोल करने का काम करती है, और व्यापार में भी कई बार इस तरीके के जो कॉपीराइट वाले इश्यूज़ है वो हमको देखने को मिलते हैं, तो उसको हैंडल किया जाता है इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के माध्यम से। तो इंडिया इसका मेंबर है, प्लस इंडिया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन काम क्या है कि भाई जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी यहाँ पर लोगों ने इनोवेशंस करे हैं, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं उसकी सुरक्षा करना पूरे दुनिया भर में, तो ये बेसिकली यहाँ पर WIPO का काम है। उसके अलावा जो बुदापेस्ट ट्रीटी हुई थी ये भी अगेन इसी तरीके से हुई थी पेटेंट्स को लेकर, उसका यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर। फिर उसके बाद पेरिस कन्वेंशन हो गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इस तरीके के कई सारे एग्रीमेंट्स दोस्तों दुनिया भर में हो चुके हैं जो कि पेटेंट्स की बात करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अपने देश की। ग्लोबल के साथ साथ अगर आप नेशनल इनिशिएटिव्स को देखोगे तो हमारे देश के अंदर में एक पॉलिसी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। 2016 की दोस्तों यहाँ पर ये पूरी पॉलिसी है, ठीक है, जिसको एडॉप्ट तो यहाँ पे मई 2016 में किया गया था। इस पॉलिसी को लाने का मेन मकसद ये था कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पूरा फ्यूचर बनाया जाए, वही कॉपीराइट, पेटेंट्स, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर। आपने पता होगा कई सारे लॉ पढ़ते हैं, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिचुएशन देखने को मिलता है, पूरा कोर्स देखने को मिलता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से भैया कोई यहाँ पे केस है जहाँ पर कॉपीराइट्स का वायलेशन हुआ है या पेटेंट्स का वायलेशन हुआ है या ट्रेडमार्क जो होते हैं उनका वायलेशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केसेस को यहाँ पर देखा जाता है। वो सारी चीज़ें क्या है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं हमारी, समझ गए। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो UPSC ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, सॉरी 2 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट कि भाई यहाँ पर ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं भारत का जो कमिटमेंट है दोहा एग्रीमेंट को लेकर, ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर, इसके ऊपर जोर डालती है। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है अभी मैंने ऊपर आपको बताया। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, ये क्या इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भारत में कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। जी बिल्कुल, ये भी सही उत्तर है इसका। ये डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इसको रेगुलेट करने का काम करता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है ना दोस्तों, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया इंडियन पेटेंट एक्ट को लेकर बताओ। ये 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि भाई इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से अगर हम एक बीज को बनाएं तो क्या उसको भारत में पेटेंटेड किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मान लो यहाँ पर आप खेती बाड़ी कर रहे हो, एक नया बीज लगा रहे हो, तो बीज लगाने के पीछे का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, क्या उस प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा, क्या इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बॉडी नहीं है कोई भी। ऑप्शन नंबर 3 कि जो यहाँ पर प्लांट वेराइटीज़ हैं, जो प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, क्या वो पेटेंट के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, क्या उन पर पेटेंट नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं है, उस पर पेटेंट लिया जा सकता है, ठीक है। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है खैर वो तो हमारा सही है, और केवल थर्ड वाला ही सही है। 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट से दोस्तों हमारे ये दोनों गलत हैं। बाकी क्योंकि भारत के अंदर ऑब्वियस सी बात है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड यहाँ पे हमारे पास में देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर कोई इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वॉल्यूशन का केस आता है, वो केस इस अपीलेट बोर्ड के पास में पहुँचाया जाता है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट भी गलत है कि भाई इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक जो प्रोसेस होता है बीज बनाने का, प्रोसेस तो सेम हो ही सकता है ना, बस चीज़ों को कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है दोस्तों यहाँ पर इसको पेटेंट नहीं किया जा सकता, वो प्रोसेस अलग है। बायोलॉजिकल प्रोसेस को आप कैसे चेंज कर सकते हो, समझ गए।
तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, बाकी थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको आईपीआर के बारे में बता देता हूँ। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं, वो हक होते हैं जो कि उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने एक नया इनोवेशन किया है, नया आविष्कार किया है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। ठीक है, बस उसकी सामान को प्रोटेक्शन देने के लिए ये राइट्स दिए जाते हैं, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रकार क्या होते हैं भाई? इसमें कॉपीराइट से भी तो एक व्यक्ति को उसका प्रोटेक्शन मिला ना भाई। किसी ने बुक लिखी है, किसी ने म्यूजिक लिखा है, किसी ने कोई पेंटिंग की है, किसी ने कोई मूर्ति बना दी है, फिल्म बना दी है, प्रोग्राम है, एडवर्टीजमेंट है, किसी का मैप बनाया है, कोई ड्राइंग है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो कॉपीराइट ले लेगा। समझ गए? तो जो क्रिएटर्स हैं उनको ये कॉपीराइट दिया जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पहला प्रकार क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। दूसरा क्या हो जाएगा? पेटेंट क्या होता है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है ट्रेडमार्क यानी कि लोगो वगैरह की बात कर रहे हैं। पेप्सी का लोगो है, इस चीज़ का लोगो है, स्प्राइट का लोगो है, यानी कि जो लोगोस आपको दोस्तों दिख रहे हैं वो लोगोस भी आप कॉपी नहीं कर सकते। लोगोस के ऊपर में वो जो मार्क, वो जो सिग्नेचर होता है उसके ऊपर भी यहाँ पर ट्रेडमार्क ले लिया जाता है। जैसे कॉपीराइट होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो ट्रेडमार्क्स हैं वो यहाँ पर ले लिए जाते हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी नाउ, और आपने ये अच्छे से पूरा का पूरा आर्टिकल समझा होगा। अब आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी जो मैं आज आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ ना, तो आज का क्वेश्चन क्या है? ज़रा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना। यूपीएससी ने 2014 में मेंस में सीधा ये सवाल पूछा था। आज ये क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे, इसका मतलब आप मेंस का क्वेश्चन लिख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या था? इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, दुनिया भर में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, पहले तो ये बताना है। दूसरा, आपने कुछ टर्म्स के बीच में डिफरेंस बताना है। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स और ट्रेड सीक्रेट्स ये क्या होते हैं, ये भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। मतलब इसका आंसर एक प्रॉपर लिखना है, ऑब्वियस ही बात है, जैसे आप लिखते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, तो भाई दुनिया भर में एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंपॉर्टेंस, दूसरा यहाँ पे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट्स में क्या फ़र्क होता है। कहोगे सर कॉपीराइट, पेटेंट तो हमें पता है, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स दोस्तों यहाँ पर यानी कि कह सकते हो व्यापार में एक सबसे बड़ा सीक्रेट। कहोगे ये तो हमें भी पता चला। सीक्रेट मतलब जैसे आप कहीं भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब वहाँ पे जाओगे तो आपको खाना मान लो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और आप सोच रहे हैं मैं घर पे एक बार ट्राई करूँगा, ये दुकानदार से पूछ लेता हूँ इसमें क्या डालता है। वो कहेगा कि ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरा एक सीक्रेट है। वो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हो हमारा ट्रेड सीक्रेट कहलाएगा। समझ गए? तो क्या ट्रेड सीक्रेट होता है? तो अगर आप लोगों को कुछ लिखना हो तो ट्रेड सीक्रेट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट गिव्स अ बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वो व्यक्ति शेयर नहीं कर सकता और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पे उसके बिजनेस को बहुत दबा कर फ़ायदा हो रहा है। समझ गए? तो ये दोस्तों यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। क्लियर? अब आप लोग बढ़िया सा आंसर लिख सकते हो। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? फटाफट टेलीग्राम पर जाओगे और वहाँ पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? तो इस प्रकार से दोस्तों वो पूरा का पूरा ग्रुप कोऑपरेटिव वे में काम कर रहा है। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल नालिनी सिंह जी ने लिखा है, एक जर्नलिस्ट हैं प्लस मैनेजिंग एडिटर हैं टीवी लाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। ये क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं जो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, भारत की 5 ट्रिलियन इकॉनमी। देखो भारत का क्या टारगेट है मेन, कि भैया कुछ सालों में हमें या फिर 2028 तक 5 ट्रिलियन तक की इकॉनमी को हमें अचीव करना है। अभी हम लोग यहाँ पर मतलब दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना चाहते हैं। तो राइटर ये बोलती हैं हम इतनी बड़ी इकॉनमी बन रहे हैं, लेकिन किसके लिए? क्योंकि अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट्स बताती हैं इकॉनमी हमारी जितनी ज़्यादा हाई है उसके हिसाब से कंडीशंस इंडिया में सही नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इनका एक कंसर्न है। तो कुछ चिंताएं यहाँ पर इन्होंने व्यक्त की हैं, ज़रा क्या चिंताएं हैं वो फटाफट समझते हैं, देन उसके बाद में हम अपने यहाँ पर इस एडिटोरियल को समाप्त करेंगे। राइटर ये बोलती हैं कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनने वाला है। टारगेट है हमारा कि साल 2028 के अंदर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनकर उभर कर निकले। लेकिन उसके बावजूद भी जो करोड़ों इंडियन है, करोड़ों में बेसिकली अगर मैं नंबर बताऊं तो 80 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। 80 करोड़ जो इंडियंस हैं वो अभी भी फ्री में जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो रिसीव कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होने वाला है।
80 करोड़ भारतीयों को अभी भी यहाँ पर फ्री में सरकार अनाज दे रही है ताकि जो भुखमरी है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो मैच है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो, हंगर का सिनेरियो, ये मैच बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ये इतनी बड़ी इकॉनमी किसके लिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर राइटर ने उठाया है। चलिए अब बात करते हैं। पहले पैरा में राइटर बोलती हैं कि पिछले ही सप्ताह की बात है, एक इलेक्शन की रैली चल रही थी छत्तीसगढ़ में। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PMGKAY के नाम से भी बोलते हैं। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इन्होंने ये स्कीम को 5 साल के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ये जो स्कीम है इसमें क्या दिया जाता है आपको पता होगा, 5 किलोग्राम फ्री में हर महीने जो अनाज है वो दिया जाता है। जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिशियरीज हैं उनको आप राशन लेने जाते हो, आपको ये 5 किलोग्राम फ्री में अनाज दिया जाता है। तो ये 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए इस स्कीम को इंक्रीज़ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का ऐसा नागरिक ना हो जो भूखा सोए, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया। राइटर बोलती हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि 80 करोड़ इंडियंस, क्योंकि आज से अगर आप 5 साल देखोगे तो 80 करोड़ इंडियंस को 2028 में भी ये फ्री में अनाज दिया जा रहा होगा भुखमरी से निपटने के लिए। तो ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी ज़्यादा है। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन यह है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा बहुत ही जल्द। हमारी GDP $5 ट्रिलियन तक की पहुँच जाएगी। लेकिन ये $5 ट्रिलियन तक की इकॉनमी के बावजूद भी अगर देश में भुखमरी रहेगी तो इसका क्या बेनिफिट होगा, ये बात यहाँ पर राइटर क्वेश्चन के तौर पर पूछना चाहती हैं। अब ज़रा यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरी दी है जापान की, कि जापान में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। क्या है जापान में, ज़रा वो समझ लेते हैं। राइटर बोलती हैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर चलो जापान का एक सिनेरियो लेते हैं। आज के समय पर अगर आप जापान को देखोगे तो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी जापान है ना। दुनिया भर की GDP देखोगे, US है, चाइना है, फिर जापान, यहाँ पर आपको 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जापान में इकॉनमी मत देखो, हालात अगर आप देखोगे तो जापान में हर 20 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। 15 लाख जापानीज़ ने अपना घर छोड़ दिया है, सालों साल वो से यहाँ पर अपने घरों पर नहीं गए। जो पेरेंट्स हैं वो घर पे किसी एक्ट्रेस को रख रहे हैं कि भाई वो वहाँ पे उसको मम्मी या पापा बोल सके, क्योंकि उनके बच्चे घर पर विजिट ही नहीं कर पाते। इतना काम वहाँ पे करवाया जा रहा है लोगों से। हर साल जो डेड पीपल हैं, मृतकों की संख्या है, वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में, छोटी छोटी जगह में हर वीक हम देख पा रहे हैं लोगों की डेथ होती चली जा रही है, या लोग सुसाइड्स कर ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं लोनली डेथ। अकेले परेशान होकर यहाँ पर कोई रास्ता ना दिखे तो एट द लास्ट यहाँ पर डेथ एक रास्ता दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो जापान है ये 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी पर पहुँचा, लेकिन दोस्तों उसके पीछे का सिनेरियो थोड़ा सा अलग ही है। जो फैमिलीज़ हैं, रिलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं इकॉनमी ग्रोथ तक पहुँचते पहुँचते। और मैं आपको बता दूं जापान अभी 3rd लार्जेस्ट पर है। एक ज़माने पर वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी हुआ करता था। 40 साल से जापान, 40 साल तक आप इमेजिन करो, दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बना रहा। मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट का सपोर्ट उसको मिलता रहा। लेकिन 2008 में आपको पता होगा दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। 2008 में उस दुनिया के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में जो जापान के पहिए हैं थोड़े से पीछे हो गए। जापान थोड़ा स्लो हो गया, जापान की पॉपुलेशन थोड़ा कम खर्चने लगी, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, सरकार के इंसेंटिव सूख गए। और दूसरी तरफ चाइना तेज़ी से ग्रो कर रहा था। चाइना ने यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती से इंक्रीज़ किया। तो जापान जहाँ पर थोड़ा झटका जापान को लगा, दूसरी तरफ चाइना आगे निकल गया और चाइना 2nd पर पहुँच गया। जापान यहाँ पर दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी के पद से नीचे आ गया। चाइना ने उसको रिप्लेस कर दिया। समझ गए? तो रैंक को लूज़ कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जापान ने यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के समय पर आप देख पाओगे जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी दिखाई है। लीडरशिप कैसे तगड़ी दिखाई है? भले ही चाइना यहाँ पर पहुँच गया हो 2nd नंबर पर, तो ऐसा नहीं कि दोनों में बहुत ज़्यादा करारा टकराव है। ठीक है, अब करारा टकराव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जापान इस चीज़ को वेलकम करता है कि हाँ चाइना चलो यहाँ पर इस नंबर पर आया, आगे ग्रो किया। क्योंकि जापान और चाइना दोनों के बीच का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। चाइना जापान का अभी तक एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये प्रूव करता है कि जो वर्ल्ड की पूरी पॉलिटिकल इकॉनमी है इसमें यहाँ पर ज़रूरी है कि अकेले तो ग्रो करना, प्लस अपने मेन कॉम्पिटिटर को भी यहाँ पे सपोर्ट करना। तो यहाँ पे आपने अगर
जापान के ऊपर वापस जाते हो, जापान की स्टोरी वापस देखते हो, तो वहाँ पर दोस्तों लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी स्किल्स। लोगों के पास में बहुत ज़्यादा स्किल है आज के समय पर, ठीक है। वहाँ पर बेगिंग करता हुआ या भीख मांगते हुए बहुत ही ज़्यादा कम या ना के बराबर लोग आपको देखने को मिलेंगे। लोग वहाँ पर स्किल्स सीखने के ऊपर काम करते हैं, उसके बेसिस पर सारा काम चल रहा है, समझ गए। तो दोस्तों ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग एक इम्पैक्ट डालती हैं जब यहाँ पर आपकी सरकार या आप लोग अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे। क्योंकि एट द लास्ट अगर आपके पास में स्किल्स हैं, आपके पास में कोई चीज़ है कि हाँ भाई ये जो है ना इस काम में तो मुझसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मतलब फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से यहाँ पर जॉब मिल सकती है। लेकिन उस स्किल्स को आपने बहुत ज़्यादा रिफाइन करना होगा और अपने आप को आगे निकालना होगा। वही चीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं, लोगों ने स्किल्स के ऊपर काम किया है। बट अब राइटर यहाँ पर बात करती हैं इंडिया की। आज अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया को देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम करती है कि जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज़ी से ग्रो कर रहा है, टारगेट $5 ट्रिलियन का पहुँच सकता है। लेकिन ये 80 करोड़ इंडियंस को फ्री में राशंस दिए जा रहे हैं और 2028 तक दिए जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है पिछले पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, उसमें नो डाउट यहाँ पर इंक्रीमेंट हमको इकॉनमी के अंदर में देखने को मिला है। लेकिन अभी तक यहाँ पे $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुँच पाना, ये डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हालात हैं, सिनेरियो है, और हम ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठेंगे 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी पहुँच जाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उससे पहले हमें ओवरऑल अपनी इकॉनमी में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि देश की पॉपुलेशन को देखोगे दोस्तों, तो अब यहाँ पर राइटर थोड़ी सही बात बोलती हैं। क्या बात है यहाँ पर देख पाओगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हमारे देश में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो 1% पॉपुलेशन है, 1% पॉपुलेशन के पास में हमारे देश का 41% वेल्थ है। यानी 1% जो अमीर लोग हैं वो 41% हमारी देश की वेल्थ को लेकर बैठे हुए हैं। और जहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब बाकी जो बची हुई 50% वेल्थ है वो केवल 3% लोगों के पास में, सॉरी बाकी जो 50% लोग हैं उनके पास में 3% की वेल्थ है। तो आप इमेजिन करो, मतलब कि अमीर हमारे देश में बहुत कम है, लेकिन उस अमीर के पास में इतना पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो देश का 40% वेल्थ लेकर बैठे हैं। और जो यहाँ पर मीडियम क्लासेस के लोग हैं या गरीब लोग आपको देखने को मिल पाएंगे, उनके पास में वेल्थ बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनइक्वालिटी है वो हमको देखने को मिल जाती है। ये इनइक्वालिटी थोड़ी बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो रिच हैं उनके पास से पैसा निकाल कर थोड़ा यहाँ पर गरीबों के पास में बांटना ज़रूरी है, जिससे ये जो इक्वालिटी है वो मेंटेन हो पाएगी। और ये जो इस तरह का एनवायरनमेंट है दोस्तों यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं हमें 5 ट्रिलियन तक की इकॉनमी तक पहुँचने में मदद नहीं करेगा जैसा आज के समय पर चल रहा है। तो हमें पहले इनके अंदर में सुधार करना होगा। क्योंकि आज अगर आप सिनेरियो देखोगे तो जो मिडिल क्लास का पर्सन है ना वो ज़्यादा भुगतता है इन सब चीज़ों को, जो स्पेशली मिडिल क्लास में। अगर आप देखोगे जीएसटी के पेमेंट को लेकर हम बात करें, टैक्सेस के पेमेंट को लेकर बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 64% के आसपास अगर आप कहो तो 64% जो जीएसटी का पेमेंट किया जा रहा है लोगों के माध्यम से, वो बॉटम क्लास के लोग हैं, मीडियम क्लासेस के लोग हैं। और बाकी यहाँ पर दोस्तों जो मतलब थोड़े बहुत भी अगर टॉप कंट्रीब्यूशन हो रहा है जीएसटी में, जो बाकी बचा कुचा, वो थोड़ा बहुत यहाँ पर कह सकते हो टॉप के लोग हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। मतलब ये टॉप के जो लोग हैं, जो 1% हैं, जिनके पास में थोड़ी वेल्थ है, वो केवल 2-3% ही जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टैक्सेस के अंदर में हमारे आम नागरिक का ही है, समझ गए। दूसरी चीज़, हमारे देश में एजुकेशन और दूसरा स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है दोस्तों। इन दोनों को भी पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला काम तो ये करना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर ये जो इनकम इनक्वालिटी है उसको यहाँ पर पूरा करना। दूसरा यहाँ पर एजुकेशन और साथ ही साथ में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ अगर लोगों को यहाँ पर मिलती है, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पता है, गवर्नमेंट यहाँ पर जागरूक है इन चीज़ों को यहाँ पर देख कर, और वो जानते हैं कि यहाँ पर मतलब उनको लग रहा है कि ये हम लोग इस $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को अचीव कर लेंगे। बट सिचुएशन थोड़ा सा बदल सकता है, ठीक है, सिचुएशन यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। तो हमें सुधार की आवश्यकता डेफिनेटली है। हम कई सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं पंकज चौधरी, और भी यहाँ पर काफ़ी मिनिस्टर्स हैं, ये पार्लियामेंट में बोल रहे हैं इंडिया यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। डिजिटल इकॉनमी, फिनटेक, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड है ना, कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सारी चीज़ सरकार ने चलाई हैं।
ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, नो डाउट यहाँ पर चलाएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे राइटर बार बार घूम फिर के आ जा रही है किसके ऊपर, 80 करोड़ सिटीजन्स, 80 करोड़ नागरिक जिनको आप अभी भी यहाँ पर फ्री में ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हो। उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर ग्रो कर सकें। उनको वो अवसर देना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी भारत की यहाँ पर जो चीज़ें हैं, पर कैपिटा इनकम है, ये सारी चीज़ें बढ़िया से इंक्रीज हो पाएंगी या डेवलप हो पाएंगी। राइटर बोलती हैं अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया ये टारगेट लेकर चल रहा है, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो भारत की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। हर एक व्यक्ति की अगर हम लोग आय देखें तो वो $2400 के आसपास है, और इस वजह से हम 2022 के पर कैपिटा इंडेक्स के अंदर में 194 में से 149वें रैंक पर थे, 150वीं या 149वीं रैंक पर थे। ये रैंक बहुत ज़्यादा बुरी है। तो हम यहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होने के बावजूद भी अगर इस रैंक पर आ रहे हैं पर कैपिटा इनकम के मामले में, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। इनका कहना यह है कि हमें पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करना होगा। जैसा आप देखोगे तो जापान के अंदर जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो $34,000 के आसपास है, चाइना में $13,000, इंडिया में केवल $2400। तो इसके अंदर भी यहाँ पर चेंजेस करने ज़रूरी हैं। हर एक व्यक्ति की यहाँ पर इनकम की बात की जा रही है। तो राइटर ये बोलती हैं कि अभी तो $2400 है, और यहाँ पे हम $5 ट्रिलियन का एक सपना लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास में कोई भी ऑफिशियल वो नहीं है, एस्टिमेट नहीं है कि भाई ऑफिशियल डेटा कि भाई इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी हो सकती है जब हमारी इकॉनमी $5 ट्रिलियन की होगी। समझ गए? तो ऐसे कई सारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं जो कि हमने सॉल्व करने होंगे। तो इंडिया को यहाँ पर एक गोल अचीव करना होगा, और हो सकता है यहाँ पर इस टाइम तक हम अचीव कर भी लें। लेकिन अगर हम अचीव कर लेते हैं और जो पॉपुलेशन अगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है, तो वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं मैच नहीं खाएगा। तो उसको यहाँ पर मैच करना भी ज़रूरी है कि हाँ भाई जो वो इकॉनमी ग्रो हुई है उस हिसाब से यहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स मिलना भी अति आवश्यक है। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर राइटर के हैं कहने। ना आगे आते हैं। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, क्या बात की जा रही है, जो फातिमा बीवी हैं फर्स्ट वेमेन जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, जिस वजह से ये चर्चा में। तो वनडे एग्जामिनेशंस में आपको पता होगा कई सारे पर्सनैलिटीज़ जिनकी डेथ होती है उनको लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नाम ध्यान रखना, फातिमा बीवी, और ये फर्स्ट वेमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी इनका नाम है, ठीक है। गवर्नर रह चुके हैं तमिलनाडु की, 1997 से लेकर 2001 तक इनका जो करियर रहा है बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही शाइनिंग करियर यहाँ पे लंबे समय से रहा है, ठीक है। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि भैया कौन से पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए एक पूरा मार्च ऑर्गेनाइज किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजागोपालाचारी। तो वो राजागोपालाचारी जी यहाँ पर सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। राजागोपालाचारी जी के साथ में 150 और लोग थे जिन्होंने यहाँ पर साथ में सॉल्ट लॉ को कहीं ना कहीं जो सॉल्ट लॉ था उसको यहाँ पर तोड़कर और तोड़ते हुए दोस्तों यहाँ पर इस पूरे के पूरे मार्च को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। समझ गए? नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।